हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 44 के बारे में। अगर हम भाग 44 के बारे में बात करें तो यानी कि भाग 43 तक तो हम लोगों का पहले ही कंप्लीट हो चुका है। और आप इन सभी जीएस श्रृंखलाओं में जितने भी प्रश्न देखेंगे वो अगर कहीं ना कहीं प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, इस जीएस श्रृंखला का आनंद लेते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए जो आप लोगों के प्रत्येक एग्जाम में काम करे। और जीएस के नोट्स जो होते हैं वो आप लोगों के हर एक एग्ज़ाम में काम आएंगे। ठीक है, जिसमें जीएस पूछा जा रहा है तो वो नोट्स जो है आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। तो हम लोग को इस जीएस श्रृंखला को उस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि वो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में मदद करे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं समान अध्ययन श्रृंखला भाग 44 के बारे में। आपका पहला प्रश्न है कि भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ठीक है, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। और हम अगर होम रूल आंदोलन की बात करें तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो हैं दोनों लोग होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित हैं। और सरोजिनी नायडू के बारे में बात करें तो ये भी एक क्रांतिकारी महिला हैं और इन्होंने 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन किया था, अध्यक्षता की थी। वो आपकी प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में बात करें तो सुरेंद्र बनर्जी जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। और इंडियन एसोसिएशन जो है कांग्रेस से पहले की संस्था, भारत में एक क्रांतिकारी संस्था थी। ठीक है, तो अगर होम रूल आंदोलन की शुरुआत के बारे में बात करें तो एनी बेसेंट जो है भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किया था। ठीक है, और होम रूल आंदोलन को अगर हम बात करें तो होम रूल आंदोलन जो है आपका, इसको गृह स्वशासन भी बोला जाता है। ठीक है, अगर हम इसको लिख दें होम रूल आंदोलन, ठीक है, इसको बोला जाएगा गृह स्वशासन। अगर इस तरह से भी दे दिए तो आप लोग कन्फ्यूजन में न रहिएगा क्योंकि वो होम रूल के बारे में ही बात कर रहा है। और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया था। और कब किया था आप देखेंगे कि उन्होंने किया था 1914 के लगभग में उन्होंने दिया था अवधारणा। ठीक है, तो 1914 में इन्होंने अवधारणा दिया। 1914 और डेट अगर हम बात करें तो जनवरी 2 है, 2 जनवरी 1914 को इन्होंने अपने एक पत्रिका थी कॉमनवेल्थ करके, ठीक है, कॉमनवेल्थ करके एक पत्रिका थी, उसी में इन्होंने पहली बार देखेंगे कि होम रूल आंदोलन की बात कही थी कॉमनवेल्थ पत्रिका के दौरान। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चले कि होम रूल आंदोलन गृह स्वशासन आंदोलन इसको बोला जाता है। 2 जनवरी 1914 को श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका में उसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगर इसके आगे भी प्रश्न आएंगे तो हम लोग उसमें भी पूरे होम रूल के बारे में बात कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पहले प्रश्न को नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे? होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे तो आप लोग जानते हैं कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने तो प्रारंभ भी किया था। तो आप देखेंगे कि CR दास जो हैं आपके, ये आपके स्वराज पार्टी से जुड़े थे जिसकी स्थापना 1923 में किया गया था। जिसमें आप देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू हैं, चित्तरंजन दास हैं और विट्ठल भाई पटेल हैं। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि CR दास हैं उसमें वहाँ पर। ठीक है, अगर होम रूल के बारे में अगर हम और भी बातें करें, हमने पिछले प्रश्न में बताया कि होम रूल का जो पहली बार प्रकाशन हुआ था, जो प्रतिपादन किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा 2 जनवरी 1914 को। ठीक है, और आप इसके बाद देखेंगे कि 1915 और 16 में 1900 हम आप लोगों को होम रूल आंदोलन से पूरी हर एक बात बता देते हैं। 1915 और 16 में देखेंगे कि जो
1915 और 16 में जो होम रूल की स्थापना किया गया था, उसमें आप देखिए कि एक होम रूल आपका एनी बेसेंट का है जो मद्रास में था, ठीक है, और एक होम रूल जो है आपकी वहाँ पर है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, वो जो थी बाल गंगाधर तिलक की थी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो होम रूल आंदोलन है अप्रैल, ठीक है, आप इस तरह से लिख लीजिए, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की स्थापना किया। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में उनकी 6 शाखाएँ थी, होम रूल तिलक के होम रूल की 6 शाखाएँ थी। और यहाँ पर सितंबर, एक चीज़ और लिख लीजिए, सितंबर 1916, ये कि इस समय कौन, एनी बेसेंट ने वहाँ पर स्थापना किया था, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो एनी बेसेंट हैं, इनकी जो होम रूल लीग है वो थोड़ा सा ढीला पड़ती है, ठीक है, कमज़ोर है। जो बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग है वो आपकी थोड़ा सा टाइट पड़ती है, यानी कि तेज तर्रार है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्योंकि आप देखेंगे कि तिलक वहाँ पर उग्रवाद से संबंधित ही है, ठीक है। तो तिलक की 6 शाखाएँ थी होम रूल की, ठीक है, तिलक की 6 शाखाएँ, ठीक है, शाखाएँ थी। और कहाँ कहाँ थी? महाराष्ट्र में थी, बम्बई छोड़ दीजिए, ठीक है, महाराष्ट्र बम्बई को छोड़कर, ठीक है, बम्बई छोड़कर, ठीक है, महाराष्ट्र में थी। पूना में तो स्थापना ही हुआ था, ये पूना में था। बाल गंगाधर तिलक की जो लीग थी वो पूना में था। एनी बेसेंट की जो लीग थी वो मद्रास में थी, ठीक है, क्योंकि मद्रास में ही आप देखेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था, और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो एनी बेसेंट है वहाँ से संबंध थी। फिर इसके बाद था आपका कर्नाटक में, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद जो तिलक की शाखा थी कर्नाटक में थी। फिर उसके बाद मध्य प्रांत, फिर उसके बाद बरार वाले क्षेत्र में थी। तो ये थी आपकी तिलक के यहाँ पर आपका शाखा था। कुल मिला के तिलक की 6 शाखाएँ थीं, ठीक है। और 1916 में अब देखेंगे कि 1916 में जो कांग्रेस लीग समझौता होता है, वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के मध्यस्थता में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता लखनऊ में होता है, वहाँ पर होम रूल के जो सदस्य थे उन्होंने अपने राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया था। वहाँ पर उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि होम रूल लीग के जो सदस्य हैं वो अपना जो राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन कहाँ किया था? वो था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जहाँ पर कांग्रेस और लीग की समझौता हो रहा था। और उसमें जो मध्यस्थता थे और दोनों उसमें होम रूल से ही संबंधित थे, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो थी। तो इसीलिए माना जाता है कि जो होम रूल के सदस्यों की जो राजनीतिक शक्ति थी वो आपको 1916 में देखने को मिलती है। और इसके बाद आप देखिए कि 1920 में हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ठीक है। 1920 में आप देखेंगे कि होम रूल के सदस्यों ने महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष बनाया था, ठीक है। 1920 में महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष बनाया, इसका अध्यक्ष बनाया। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया तो इन्होंने इसका नाम बदल दिया, इसका नाम परिवर्तन करके, इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया? स्वराज सभा, ठीक है। इसका नाम परिवर्तन करके स्वराज
जी, स्वराज्य भी लिखिए तो वो भी ठीक है, लेकिन हम स्वराज लिखेंगे, स्वराज सभा कर दिया। ठीक। और होम रूल के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने एक गृह स्वशासन की बात किया जा रहा है इसमें, कि खुद पर शासन करना। ठीक है। तो जो होम रूल लीग आंदोलन चला भारत में 1915-16 के लगभग में प्रारंभ हुआ था, और 1914 में एनी बेसेंट ने वहाँ पर अपने कॉमनवेल्थ पत्रिका में होम रूल आंदोलन के बारे में बात किया था। और 1916 में आप देखेंगे कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना किया। लेकिन अगर भारत में अगर पूछते हैं कि भारत में एक निम्न में से किसे श्रेय जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना किया है, तो वो बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक। 1916 में इन्होंने संस्था स्थापित किया था पूना में, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल की स्थापना किया। और जो बीजी तिलक हैं, उनकी 6 शाखाएँ थी। महाराष्ट्र के पूना में तो था ही। ठीक है। बम्बई को छोड़ दिए, बम्बई में इनकी शाखा नहीं थी। कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में कुल 6 शाखाएँ इनकी थी। और इन 6 शाखाओं के बाद पूरे भारत पर जो नियंत्रण था होम रूल लीग का, वो श्रीमती एनी बेसेंट का था। ठीक है। तो इतने बड़े पैमाने पर आप देखिए कि आंदोलन की शुरुआत की जा रही थी गृह स्वशासन की। और 1920 में देखेंगे, और वही कारण है कि जब 1916 में होम रूल के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया, और 1917 में आप देखेंगे कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनती हैं पहली। ठीक है। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में वहाँ पर आप देखेंगे कि कांग्रेस की प्रथम महिला को अध्यक्ष बनाया जाता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया जाता है, वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। कब? 1917 में। और 1920 में आप देखेंगे कि होम रूल की लीग के जो आंदोलन है उसमें महात्मा गांधी को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, और महात्मा गांधी ने वहाँ पर उस आंदोलन का नाम परिवर्तित करके, संस्था का नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा कर दिया। ठीक है। तो इतने सारे चीज़ें जो हैं जो होम रूल लीग से आप लोगों को संबंधित है। और तिलक और एनी बेसेंट के विचारों में मतभेद होने के कारण भी ये आंदोलन जो बड़े पैमाने पर चला था। ठीक है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा होम रूल लीग से आप लोगों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। हमने जितना बताया आप लोगों को होम रूल लीग से, वो उतना आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए कब कब स्थापना हुआ था, कि कैसे कैसे स्थापना हुआ था। उससे ज़्यादा आप लोगों को होम रूल लीग से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग पुराने हैं वो लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें लेकर आएँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग ये नोट डाउन करते चलिए। ये आप लोगों का एकदम इतिहास का जो आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण चीज़ चल रहा है, और यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर बनते भी हैं। ठीक है। अभी हम लोग 1915-16 में पहुँच गए हैं, होम रूल लीग में पहुँच गए हैं। तो उसके बाद हम लोग गांधी के बारे में हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, और इतिहास का हम लोगों का एनसीईआरटी चल ही रहा है। तो अब जो आगे हम लोग लेक्चर चल रहे हैं, तो इतिहास आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को बढ़ाते रहिए, और अपना सहयोग प्रदान करेंगे तो हम लोग भी ज़्यादा मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ठीक है। तो फेबियन आंदोलन, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि फेबियन आंदोलन कहाँ हुआ था। ये मेरे ख्याल से ब्रिटेन में हुआ था, या रूस का साथ था। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है देश को लेकर कि रूस और ब्रिटेन से, तो वहाँ पर आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। तो फेबियन आंदोलन जो हुआ था, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता था कि गृह स्वशासन से संबंधित यह था, और इसी आधार पर भारत में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। गृह स्वशासन आंदोलन की स्थापना इसी के आधार पर किया हुआ था। तो आप जानते हैं कि किसने किया था? जो श्रीमती एनी बेसेंट हैं, फेबियन आंदोलन का जो गृह स्वशासन है, उसके जो प्रस्तावक के रूप में आपको एनी बेसेंट दिखेंगी। ठीक है। और कर्नल ऑलकॉट की अगर हम बात करें, कर्नल, चलिए हम एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं विस्तार से। कर्नल ऑलकॉट, और एक लोग और हैं, मैडम P.H. ब्लावटेस्की करके। ठीक है। ब्लावटेस्की करके हैं, तो वो लोग, चलिए हम लिख देते हैं मैडम
पी ब्लावटस्की, ठीक है, ब्लावटस्की या टस्की लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से इनका नाम है, थोड़ा सा टेढ़ा है तो थोड़ा वो एरर हो ही जाता है कि याद रखने में। देखिए तो मैडम पी ब्लावटस्की थी, तो ये लोग थी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ था, लेकिन इसका जो मुख्यालय बनाया गया वहाँ पर विद्रोह हो गया, तो वहाँ से ये लोग आ गए कहाँ, मद्रास के अडयार में, ठीक है। मद्रास के अडयार में इसकी इस मुख्यालय था। कहाँ था, मद्रास, हम यहाँ पर मद्रास नहीं लिख रहे हैं, अडयार। इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए, अडयार मद्रास, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया गया और वहाँ पर इससे बाद में कालांतर में एनी बेसेंट जो जुड़ी थी, और यहाँ पर एनी बेसेंट के जब जुड़ी तो वहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है पूरे भारत में फैली, और इसकी एक शाखा बहुत जगह है, बनारस में भी है, इलाहाबाद में भी है, ठीक है। तो कर्नल अलकाट, मैडम पी ब्लावटस्की और एक लोग और भी हैं यहाँ पर जो उसमें राजनेता थे अमेरिका में, तो वहाँ के वो थे। वहाँ पर विद्रोह हो गया तो वो लोग वहाँ से चले आए और भारत में आकर वहाँ पर मद्रास में इसकी और जो इंटरनेशनल मुख्यालय है थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो वो यही थी अडयार में, ठीक है। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो था, और उसके जो अध्यक्ष बने बाद में एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। अगर हम ह्यूम की बात करें, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था। कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। और कहाँ हुआ था, बम्बई में, मुंबई में, ठीक है। और कब हुआ था, 1885 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक बार चेक कर लीजिएगा किस समय हुआ था, 1885 में। गवर्नर जनरल कौन था, डफरिन था, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। अगर एस एन बनर्जी की बात करें, इनको सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी बोला जाता है, तो इंडियन एसोसिएशन से संबंधित हैं ये, ठीक है। तो हम लोगों के बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किसी भी धन विधेयक को पेश किया जाता है, धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक आप जानते हैं कि 109, 10 और 11 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 जो है धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया प्रदान करता है। 110 जो है आपका धन विधेयक को परिभाषित करता है, और 111 जो है विधेयकों पर अनुमति प्रदान करने के बाद किया जाता है। और 109 में कहा गया है कि 109 के क्लॉज में 4-5 में है शायद, ठीक है, कि धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है। वहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा तो धन विधेयकों में शक्तिहीन है, ठीक है। अगर लोकसभा से अगर धन विधेयक पारित हो जाता है तो राज्यसभा सिर्फ उसको 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद वो धन विधेयक जो है स्वतः ही पारित हो जाएगा, ठीक है। और धन विधेयकों पे राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति जो है पहले ही ले ली जाती है, इसलिए धन विधेयक पर अंत में राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ली जाती, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, और धन विधेयक से तो हमको लग रहा है कि 2-3 क्लास से तो हम लोग धन विधेयक के बारे में पढ़ रहे हैं, और बहुत सारी जानकारी हम लोग धन विधेयक के बारे में ले लिए हैं। तो आप लोगों को भी आप लोग नोट्स बनाते रहे धन विधेयक के बारे में, किसे धन विधेयक कहते हैं, कौन कैसे बना सकता है, कौन सा अनुच्छेद है, हमने सारी बातें बताई हैं, उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए, जो आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में पूछेगा। और वहाँ से अगर आप लोग उतना पढ़ लिए, उतना समझ लिए, तो धन विधेयक से आप लोगों का कोई भी प्रश्न जो है कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शब्दावली, ठीक है, यानी कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। यहाँ पर उल्लिखित नहीं होना चाहिए, ठीक है, उल्लिखित नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से प्रश्न इसी तरह से बनना चाहिए
कि कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट, भारत की संचित निधि। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी जो 3 शब्द हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण हो गया, विनियोग विधेयक हो गया, भारत की संचित निधि हो गई, इन तीनों शब्दों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में मिलता है, लेकिन बजट का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। जिस तरह से आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं मिलता है, पंथ निरपेक्ष वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो भारत के बारे में बोला जाता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं है, भारत में संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पर संप्रदाय बहुत ज़्यादा है, धर्म भी है और धर्मों के जो संप्रदाय है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से नोट डाउन करते चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस शब्द का हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग रेगुलर हैं, जीएस श्रृंखला देख रहे हैं, तो आप लोग तो अभ्यस्त हो गए होंगे कि नेगेटिव शब्दों को हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम हर एक प्रश्न में, चाहे हर एक जीएस श्रृंखला में जितनी बार भी मिलान करने के लिए प्रश्न आए हैं, उसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों की बातों का हमेशा ध्यान आप लोगों को दिलाए हैं। ठीक है, तो उसका हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों का प्रश्न 100% वो गलत होने वाला है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि चिम्बोरेजे, इक्वेडोर, कटमई, अलास्का, को सुल्तान, ईरान, माउंट ताल, जॉर्जिया, ये सारे के सारे आप देखेंगे कि ज्वालामुखी पर्वत हैं। ठीक है, तो चिम्बोरेजे ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? इक्वेडोर, ये आपका सही है। इक्वेडोर आप लोगों का दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। कटमई ज्वालामुखी अलास्का, ये आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, एकदम रूस से सटे हुए पीछे से आप देखेंगे। कभी आप मैप देखिएगा, अगर मैप को जब आप घुमाएंगे, पृथ्वी गोल है माना जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी गोल है तो आप पीछे से जब देखेंगे तो अमेरिका और रूस में, अमेरिका अलास्का वाला क्षेत्र जो रूस में है, अमेरिका में है, और रूस के में जो है वहाँ पर एक छोटी सी पतली सी लाइन है कि यानी कि पीछे से वो लोग आपस में सटे हुए हैं। और अलास्का माना जाता है कि अलास्का जो है रूस का ही क्षेत्र था, और जिसको अलास्का को अमेरिका को उसने बेच दिया था। ठीक है, तो उसी क्षेत्र में आप देखेंगे कि उसी बहुत सारे खनिज संसाधन मिलते हैं, और उसी एक के तर्ज पे आप देखेंगे कि अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया था। ठीक है, तो कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र जो है आपका, वो आपका अलास्का वाला क्षेत्र में, ये आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, कनाडा के बगल में। ठीक है, और को सुल्तान ईरान में पड़ता है, ये आप लोगों का सही। माउंट ताल जो है ये आपका जॉर्जिया में नहीं है, ये आपका फिलीपींस में है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखें माउंट ताल, ये है आपका फिलीपींस में। ठीक है, कहाँ है? फिलीपींस एशिया में पड़ता है। ठीक है, यहीं पर है। देखेंगे कि इंडोनेशिया के साइड में है, इंडोनेशिया मलेशिया के साइड फिलीपींस। ठीक है, और जॉर्जिया की अगर हम बात करें तो जॉर्जिया में है आपका एल्बुर्ज। ठीक है, एल्बुर्ज ज्वालामुखी पर्वत जो है आपका जॉर्जिया में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ज्वालामुखी पर्वतों के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। और ज्वालामुखी पर्वत से आप लोग अगर सूची बना पा रहे हैं तो आप बना लीजिए, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर आप लोग सुझाव दीजिए, तो हम लोग आप लोगों के लिए वहाँ पर आप लोगों को जो जितने भी दुनिया में ज्वालामुखी पर्वत हैं उन सभी चीज़ों को कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग कहेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें लेकर आएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहिए। आपका अगला प्रश्न है कि शान का पठार अवस्थित है। ठीक है, लोकेशन पूछा जा रहा है कि कहाँ पर अवस्थित है, तुर्की में, मैक्सिको में, म्यांमार में, स्पेन में। तो आप जानते हैं, चलिए हम आप एक क्रम से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कौन सा कहाँ पर, तुर्की में कौन सा पठार है, मैक्सिको में, म्यांमार में, स्पेन में। वैसे ये आपका स्थायी अवस्थित है, म्यांमार में अवस्थित है। तो हम तुर्की से प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को ऑप्शन तो मिल ही गया होगा। ठीक है, 3 का हम बता दे रहे हैं, एक का तो आप लोगों को पता ही चल गया।
तुर्की में है अनातोलिया का पठार, ठीक है, अनातोलिया का पठार। ठीक है, अगर मेक्सिको की हम बात करें, मेक्सिको में है चियापास का पठार। मेक्सिको कहाँ पड़ता है? तुर्की। आप देखेंगे कि यूरोप और एशिया के मध्य में अवस्थित है, आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है, ठीक है, तुर्की। और इसकी जो राजधानी है, आप देखेंगे कि अंकारा जो राजधानी है तुर्की की, वैसे इसका नाम बदल कर तुर्की कर दिया गया है, इसकी राजधानी अंकारा है, ठीक है। तो अंकारा जो है आपका यूरोप में पड़ता है, ठीक है, इसीलिए तुर्की को भी यूरोप में माना जाता है। लेकिन अब तुर्की का जो लोकेशन देखेंगे तुर्की का, और आधा एशिया में पड़ता है, आधा यूरोप में पड़ता है, ठीक है। और यहीं पर आप देखेंगे कि कुस्तुनतुनिया का पाया जाता था, एक बंदरगाह था, तो प्राचीन काल में वहाँ पर व्यापार हो रहे थे, तो उसका कुस्तुनतुनिया का पतन करके एक इतिहास में चैप्टर भी है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो तुर्की में पठार है अनातोलिया का पठार, ठीक है। और फिर उसके बाद मेक्सिको में जो है आपका चियापास का पठार। कौन सा पठार है? चियापास, चियापास का पठार, ठीक है। स्पेन की अगर हम बात करें, स्पेन में, तो स्पेन में है मेसेटा का पठार, ठीक है, मेसेटा, अरेबियाई द्वीप में है मेसेटा का पठार, ठीक है। और मेहमान जानी जगह हैं कि शान का पठार पाया जाता है, प्रायद्वीपीय पठार भारत में पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद विश्व की छत जो बोला जाता है उसको तिब्बत का पठार का शायद विश्व की छत बोला जाता है, तिब्बत का पठार है। फिर उसके बाद बहुत सारे पठार अवस्थित हैं विश्व में, तो उसकी आप लोग एक सूची बनाइए। और आप सूची नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर वो सारी चीज़ें आप लोगों को कंप्लीट करा दी जाएंगी और आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को अपने बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को 4 प्रश्न देते हैं। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न अगर बनाया जाए तो इस तरह से आप लोगों को मिलान करने वाले प्रश्न ज़्यादातर हम दे देते हैं जियोग्राफी में, क्योंकि जियोग्राफी में फैक्ट ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का वो बहुत ही वनडे एग्जाम्स में या पीसीएस के लेवल में फैक्ट कंसेप्चुअल प्रश्न जो हैं वहाँ पर ज्योग्राफी से नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 80% 90% जो चीज़ें पूछी जाती है ज्योग्राफी से आप लोगों के फैक्ट ही हैं। तो इसीलिए हम आपको फैक्ट ज्योग्राफी में बहुत ही ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न बना दिया जाता है कि आप लोगों को अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछा जाए तो इसमें आप लोगों के 4 प्रश्न तैयार हो जाएँ, ठीक है। और चारों जो चीज़ें हैं आप अलग अलग जगहों से देखने को मिलेंगी। तो इसमें आप लोगों को देखना है कि ये पर्वत श्रेणियाँ हैं और वो कहाँ पर अवस्थित हैं, ठीक है। तो पर्वत श्रेणियों से आप लोग एक नोट्स बनाइए, और आप नहीं बना पाएँ तो चैनल जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ कंप्लीट करा देंगे हम, ठीक है। और आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो बस आप लोग सहयोग प्रदान करिए जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें करें। तो यहाँ पर जो सही सम्मिलित नहीं है उसको आप लोगों को पहचानना है। एल्यूसियन रेंज जो दक्षिणी मध्य एशिया, कमचटका श्रेणी पूर्वी रूस, ड्रैकेंसबर्ग श्रेणी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, फिर उसके बाद एपेनिज श्रेणी इटली। तो इसमें से कौन सी श्रेणी जो है वो अपने लोकेशन से पर अवस्थित नहीं है। तो मेरे ख्याल से एल्यूसियन रेंज का जो अवस्थिति है मुझे जहाँ तक याद है तो वो आपका अलास्का वाले क्षेत्र में होगा, उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में होगा, ठीक है। कि कनाडा के बगल में जो देश है अलास्का, अब इधर आएंगे तो वहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर मिल जाता है। तो कनाडा के बगल में देश की अगर बात किया जाए तो वो आपका पश्चिम में जाएगा, ठीक है। तो अलास्का वहाँ पर अवस्थित है और अलास्का में ही एल्यूसियन रेंज पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें एल्यूसियन रेंज, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
और ये सारी जो श्रेणियाँ हैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, किसी भी एग्ज़ाम्स में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एल्यूसियन रेंज, आप रेंज लिखिए चाहे श्रेणी लिखिए, हिंदी में लिखेंगे तो श्रेणी लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो रेंज लिखेंगे, बात एक ही है। ठीक है, तो एल्यूसियन रेंज जो है आपका अलास्का में है। अलास्का, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका में। ठीक, ये चीज़ आप लोग नोट डाउन करिए। और इसके बाद अगर हम दक्षिण मध्य एशिया की अगर श्रेणी की बात करें तो तिएन शान ये पड़ता है आपका दक्षिणी मध्य एशिया, दक्षिणी मध्य एशिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते रहिए। और कमचटका श्रेणी आप पूर्वी रूस में पाया जाता है, और यूराल श्रेणी भी रूस में ही पाया जाता है। ड्रैकेनवर्स आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, और एपेनीज जो है इटली में पाया जाता है, एपेनीज श्रेणी। तो इस तरह से आप लोग ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मुख में, ठीक है, मुख में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 3, 2, 6 और 4। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो चलिए हम उन 4 प्रकार के दांतों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जिसमें जो पहले नंबर पर आता है वो है आपका कृंतक। ठीक है, इनकी संख्या आप लोगों को बतानी है, संख्या कौन कौन सी है, कितनी संख्या में पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। इसको बोला जाता है इंसीसर, इंसीसर। ठीक, इंसीसर और इंसाइजर या इंसीसर। और दूसरे नंबर पर जो आता है रदनक। हिंदी अंग्रेजी आपको लोगों का नाम हम बता दे रहे हैं और आप लोग इसकी संख्या बताएंगे कि कितने होते हैं। इसको बोला जाता है कैनाइन, कैनाइन। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अग्रचर्वणक, अग्रचवर्णक। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रीमोलर, प्रीमोलर। ठीक है, प्रीमोलर इसको बोला जाता है। चौथे नंबर पर आता है चवर्णक। ठीक है, इसको बोला जाता है मोलर। ठीक, तो ये आपके 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इनकी संख्या आप लोगों को बतानी है कि ये कितने होते हैं। 2 होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों पाए जाते हैं। कुल 32 दांत होते हैं मनुष्य के मुख में। और दांतों में आप लोगों को ये किसके बने होते हैं? कैल्शियम के बने होते हैं। ठीक है, जो मसूड़ों में एकदम धंसे रहते हैं और उनमें 4 प्रकार पाए जाते हैं। आप लोगों को ये बताना है कि ये 4 प्रकार जो है वो कौन कौन से, एक इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। ठीक है, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से, बड़ी आंत से, छोटी आंत से, यकृत से। ठीक है, आप जानते हैं कि मनुष्य का जो आहार नाल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, छोटी आंत लगभग 22 मीटर की होती है, 22 फीट के लगभग में होती है। और आप देखेंगे कि जो बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है। छोटी आंत बड़ी आंत से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, 22 फीट के लगभग में होती है, यानी कि 7 मीटर। सोचिए कि 7 मीटर उतना जो है आपके पेट में है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में जो भोजन का पचना प्रारंभ होता है वो आपका होता है मुख से। मुंह में बहुत सारे लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो वो वहीं से आप देखेंगे कि पचना प्रारंभ हो जाता है। जो स्वाद आपको मिलता है वो भोजन के पचने का एक प्रक्रिया है कि जिससे आप लोगों को स्वाद मिलता है। बड़ी आंत को लार्ज इंस्टेंटाइन बोला जाता है, लार्ज इंस्टेंटाइन, और छोटी आंत को स्मॉल इंस्टेंटाइन। ठीक है, तो ये आप लोगों की आंत संबंधित है। जो मुख से भोजन पचना प्रारंभ होता है वो कहाँ पर समाप्त होता है? छोटी आंत में भोजन जो है भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन, ठीक है, पूर्ण पाचन होता है। और यहीं से आप देखेंगे
कि कार्बन अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और वो आप लोगों के मल के द्वारा निकल जाते हैं, ठीक है। और यकृत, आप जानते हैं कि यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीवर बोला जाता है, ठीक है, लीवर। तो यकृत में आपसे भोजन पाचन प्रारंभ नहीं होता है, भोजन का जो पचना है वो आपका मुख से होता है। और जो अंतिम स्टेज है, अंतिम स्टेज में भोजन कहाँ रहता है, छोटी आंत में रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है आप लोगों को, कि ये प्रश्न जो है वनडे एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाएंगे, जैसे जीडी का हो गया, फिर एमटीएस का हो गया, सीएचएसएल हो गया, रेलवे हो गया, इन सारी चीज़ों में आप लोगों के इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हाई लेवल का प्रश्न नहीं है, नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करते हैं। बस ये आप लोग को बेसिक नॉलेज है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भोजन पचता है वो कहाँ से पचना प्रारंभ होता है और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आप जानते हैं कि एकदम बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो अब मान लीजिए कि आप लोग वहाँ पर जो कंपटीशन की तैयारी करने लायक नहीं है, ठीक है। भारत में नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो योजना आयोग के बिना पर किया गया था, योजना आयोग के जगह पर हुआ था नीति आयोग का गठन। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, वो भी प्रधानमंत्री ही होगा। तो नीति आयोग को लाया कौन है, नरेंद्र मोदी लाए, यानी कि नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष होंगे। अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत ये आप लोगों के उपाध्यक्ष हैं। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान समय में कौन उपाध्यक्ष हैं और सीईओ हैं। तो जो प्रथम सीईओ हैं हम आपको बता देते हैं कि नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ हैं, सीईओ, ठीक है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको बोला जाता है, वो थे सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। तो आप लोगों को उपाध्यक्षों के बारे में बताना है और वर्तमान सीईओ कौन है वो बताना है। तो ये आप लोगों का अंतिम प्रश्न था इस श्रृंखला का। तो आप नीति आयोग के लिए बारे में नोट्स बनाइए। और नीति आयोग के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं, पिछले लेक्चर में आप लोग जाइए। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इसको सब फुल फॉर्म होता है नीति का, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म है। तो आप लोग वहाँ पर जाइए, उसको देखिए कौन सीईओ है, कौन है आपके अध्यक्ष हैं, कौन उपाध्यक्ष हैं। तो उस तरह से आप लोग नोट्स बनाते रहिए और नीति आयोग के बारे में। और यह एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि नीति आयोग और योजना आयोग जो है वो आपके संविधानेतर संस्था है, इनका संविधान में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा है, बहुत जगह पूछा है, ठीक है। तो लोग नोट्स बनाते रहिए और अपने पढ़ाई को सुदृढ़ता प्रदान करते रहिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा। जिस श्रृंखला का आनंद लीजिए और इसे नोट्स बनाइए, जो कि प्रत्येक एग्जाम में मदद करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करेंगे, अपने माता पिता घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, अगली जीएस श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद।